खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीरी अवाम का बुनियादी मुतालबा नाजायज़ भारतीय कब्जे से आज़ादी है। मुसर्रत आलम भट्ट। एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा गिरफ्तारी केस हाईकोर्ट ने काबिज इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। कुल जमाती यूनाइटेड मोर्चा का जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा। सोनम वांगचक के साथ इज़हार यकजहती के लिए लेह एपेक्स बॉडी की भूख हड़ताल की अपील। भारत में तौहीन आमेज़ बयान और मुसलमानों पर बढ़ते हुए हमले, जमात इस्लामी हिंद की तशवीश। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। महाराष्ट्र हिंदुत्व गुंडों का मुअम्मर मुसलमान शख्स पर तशद्दुद। अजमेर में दरगाह के बाहर हजारों मुसलमानों का एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय रियासत राजस्थान पुलिस ने मुस्लिम नौजवान को सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया। गजा, लिबनान, इसराइली बमबारी के निशाने पर 58 शहीद, लाखों बच्चे खुराक से महरूम। इसराइल जानबूझकर गजा में तिब्बी अमले को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तफ्तीशकार। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा है कि कश्मीरी अवाम का बुनियादी मुतालबा गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी और अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत की फराहमी है और वह अपने इस मुतालबे से किसी कीमत पर दस्तबरदार नहीं होंगे। मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा कि भारत ने महज फौजी ताकत के बल पर जम्मू और कश्मीर पर घासिबाना कब्जा जमा रखा है और कश्मीरी अवाम इसी नाजायज़ कब्जे के खिलाफ गुज़श्ता 77 बरसों से बरसर जद्दोजहद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान अपने जाबराना हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मज़मूम मनसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने हालिया असम्बली इंतखाबात के जरिए मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अपने गम गुस्से का भरपूर इजहार किया और वाज़ेह किया कि मकबूजा इलाके में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा और आर्टिकल 370 की बहाली जैसे मामलात कश्मीरी अवाम के नज़दीक सानवी हैसियत रखते हैं, जबकि उन्होंने लाखों जानों की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद चेयरमैन ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने झूठे बयानिए के जरिए आलमी बरादरी को हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आलमी बरादरी जम्मू और कश्मीर को एक मुतनाज़ खत्ता मानती है जिसके सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत मिलने तक अपनी जद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त का जवाब देने के लिए काबिज इंतजामिया को 4 हफ्तों की मोहलत दी है। जस्टिस पुनीत गुप्ता ने अगली समात 20 नवंबर को मुकर्रर की है। नज़ीर अहमद रोंगा को जुलाई 2024 में श्रीनगर में उनके घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार करके काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था। नज़ीर अहमद रोंगा के वकला ने उन्हें हब्स बेजा में रखने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उनकी रिहाई की इस्तदा की गई और गैर कानूनी नज़रबंदी व तशद्दुद पर 60 लाख रुपए हर्जाने का मुतालबा किया गया। एडवोकेट बी ए खान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि काबिज हुकाम ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस संजय अधहर की सरबराही में एक रुकनी बेंच ने 11 सितंबर को काबिज हुकाम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी। उसके बाद केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी की गई थी। एडवोकेट रोंगा ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से कई बार खदमात अंजाम दी हैं। काबिज हुकाम की तरफ से सालाना इंतखाबात पर पाबंदी के बाद वो 2020 से इस ओहदे पर फाइज हैं, क्योंकि काबिज हुकाम ने इसके बाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात नहीं होने दिए। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती यूनाइटेड मोर्चा ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा का एक हंगामी इजलास गुज़श्ता रोज़ जम्मू में साबिक भारतीय रुकन पार्लियामेंट शेख अब्दुर्रहमान की सदारत में हुआ। इजलास से आईडी खजूरिया, मनीष सहानी, मीर शाहिद सलीम, नरेंद्र सिंह खालिसा, नरेंद्र खजूरिया, सुभाष मेहता, सनीकांत और दीगर ने खिताब किया।
इजलास में कहा गया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पुरअमन वोटिंग के जरिए फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी। इजलास में तय पाया कि कुल जमाती यूनाइटेड मोर्चा अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर का वकार, खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली सरफहरिस्त हैं। आल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने जम्मू और कश्मीर की मजीद तकसीम के नजरिए को मुस्तरद कर दिया, जिसके लिए कुछ फिरका परस्त ताकतों की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है ताकि जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ वाबस्ता अफराद के दरमियान दराड़ पैदा की जा सके। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के खते लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी ने लोगों से अपील की है कि वो नई दिल्ली के लद्दाख हाउस में गुज़श्ता 10 दिनों से भूख हड़ताल पर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक और उनके दीगर अफराद के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज भूख हड़ताल करें। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख के अवाम 4 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें लद्दाख को आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करना, खत्ते को रियासत का दर्जा देना, पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम और लेह व करगिल अजला को अलग अलग पार्लिमानी सीटें देना शामिल हैं। लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन तेजंग ढोरजे लाकुर्क ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नई दिल्ली में भूख हड़ताल करने वालों को दरपेश सेहत के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख को मुश्किल वक्त का सामना है, जबकि नई दिल्ली उनके मसाइब से गाफिल है। उन्होंने लोगों से आज की भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की ताकि भारतीय हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला जा सके। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक अपने हामियों के साथ नई दिल्ली में गैर मुअय्यन मुद्दत की भूख हड़ताल पर हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत उनके मुतालबात पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करे। अभी तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे राब्ता नहीं किया है। जमात इस्लामी हिंद ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में हिंदू पुजारी के तौहीन आमेज़ बयान, मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों पर बढ़ते हुए हमलों की शदीद मज़म्मत की है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर इंजीनियर सईद सादतुल्लाह हुसैनी ने नई दिल्ली में तंजीम के हेड क्वार्टर में माहना प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए मसाजिद, दरगाहों और तारीखी मकामात पर हमलों के परेशान कुन रुझान पर रोशनी डाली, जिसमें गुजरात में 500 साल पुराने कब्रिस्तान की मिसमारी भी शामिल है। उन्होंने इन सब वाक़यात पर भारतीय हुकाम की खामोशी और कानून की सरीहन बेतवकीरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हिंदू पुजारी की तरफ से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के जरिए मुसलमानों के दीनी जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है। अमीरी जमात इस्लामी हिंद ने बीजेपी हुकूमत के एक कौम एक इंतखाब के मनसूबे को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया कि इसे विफाकी ढांचे को खतरा है। इंजीनियर सईद सादतुल्लाह हुसैनी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली का भी मुतालबा किया। उन्होंने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खत्ते में जंग आलमी अमन के लिए तबाहकुन होगी। इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइली जहरियत को रोकने और तल अबीब को उसके वहशाना इक़दामात के लिए जवाबदेह बनाने में अपना किरदार अदा करें। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर और नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीक को मुंबई में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक को बांद्रा में उनके बेटे के दफ्तर के करीब गाड़ी में जाते हुए गोलियां मारी गई हैं। उन्हें तशवीशनाक हालत में लीलावती अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जान बर न हो सके। बाबा सिद्दीक पर तकरीबन गुज़श्ता रात 9:30 बजे 2 से 3 गोलियां मारी गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक साबिक वजीर और अजित पवार ग्रुप के लीडर थे। भारतीय लोकसभा इंतखाबात से पहले वो कांग्रेस को शिकस्त देकर नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा मशरकी हल्का से रुकने असेंबली हैं। बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीक मारूफ भारतीय सियासतदान थे। उन्होंने 1999 में बांद्रा वेस्ट असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी और 2004 और 2009 के इंतखाबात में कामयाबी के साथ अपनी सीट बरकरार रखी। ताहम वो 2014 में बीजेपी के आशीष शेलार से हार गए थे और 2019 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। बाबा सिद्दीक 2004 से 2008 तक कांग्रेस एनपीसी हुकूमत में खुराक और शहरी सप्लाई के वजीर ममलिकत के ओहदे पर भी फाइज रहे। रवां बरस के शुरू में उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में हिंदुत्व गुंडों ने एक मामर मुसलमान शख्स पर हमला करके उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बीजेपी के साथ वाबस्ता हिंदुत्व गुंडों ने ज़मीर उमर शेख पर उस वक्त हमला किया जब वो जिला अकोला में मोटरसाइकिल पर अपने फार्म की तरफ जा रहा था। हिंदुत्व गुंडों ने उमर शेख को दाढ़ी और रिवायती टोपी की वजह से शनाख्त कर लिया और उसे रोककर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने मोहम्मद उमर शेख की मोटरसाइकिल की भी तोड़ फोड़ की और नारे लगाए, पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। हमलावर उमर शेख को शदीद जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए।
بھارتی ریاست راجستھان کے اجمیر میں واقع حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کے باہر ہزاروں مسلمانوں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان اقدس میں ہندو انتہا پسند عوامی کے گستاخانہ بیان اور ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے درگاہ کو شیو مندر قرار دینے کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 11 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد ہونے والے مظاہرے کے شرکاء نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ درگاہ کی مرکزی تنظیم انجمن کے صدر غلام کبریا نے اس موقع پر کہا کہ بھارت بہت سے اولیاء اور علماء کی سرزمین ہے، کچھ فرقہ پرست لوگ غلط بیانات دے کر یہاں کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انجمن کے سیکرٹری سید سرور چشتی نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کے ذریعے مسلمانوں کے دینی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خواجہ کی درگاہ کو شیو مندر قرار دے کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سب پر مودی حکومت خاموش ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ سرور چشتی نے کہا کہ اشتعال انگیز بیان دینے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی فوری ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں پولیس نے اجمیر کے گاؤں گنگوانا سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ مسلم نوجوان واجد خان کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق واجد خان کی گرفتاری ہندوتوا حامیوں کے دباؤ کے رد عمل میں لائی گئی۔ پولیس نے واجد خان کا موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واجد خان کو ہندوتوا نظریے پر تنقید کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر واجد کی گرفتاری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انصار عمران نامی ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی بے رحمانہ بمباری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ غزہ میں مزید 49 افراد شہید اور 250 کے قریب زخمی ہو گئے، جبکہ لبنان میں مزید 9 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ غزہ میں لاکھوں بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ قسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجوں پر حملے کیے ہیں۔ ان کے مطابق حملوں میں ایک فوجی ٹینک تباہ کر دیا، جبکہ متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے یوم کپور کے موقع پر 320 راکٹ اور ڈرونوں سے حملے کیے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بیروت میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ مقام کا دورہ کیا ہے۔ اسپین اور اردن نے بھی اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسے قبل فرانس نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں نے لبنان کی سرحد سے پیچھے ہٹنے کا اسرائیلی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق غزہ اور لبنان پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق 90% بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ انسانی مصائب کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ہی اس جاری بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لبنان میں موجود اقوام متحدہ کی عارضی امن فورس کا کہنا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب نامعلوم سمت سے ہونے والی فائرنگ میں اس کا ایک اور فوجی زخمی ہو گیا ہے، جس کے بعد حالیہ شیلنگ اور فائرنگ کے واقعات میں زخمی ہونے والے اقوام متحدہ کے فوجی اہلکاروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ امن فوج کے ترجمان کے مطابق حملوں میں ان کی متعدد چیک پوسٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ فوجی ترجمان نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستے اپنے 5 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، جبکہ تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے سرحدی علاقے سے پیچھے ہٹنے کا اسرائیلی مطالبہ مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ خطے میں تباہ کن علاقائی جنگ کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی طبی سہولیات اور عملے پر حملوں کو دانستہ حملے قرار دے دیا۔ میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے مئی 2021 میں اسرائیل کے خلاف فلسطین میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل دیا تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 میں حملوں کے بعد اپنی دوسری رپورٹ جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ میں طبی سہولیات اور طبی عملے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اسرائیل کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب بھی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے انڈیپینڈنٹ کمیشن آف انکوائری نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر وسیع حملوں کے تناظر میں اس کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے۔
اسرائیل طبی عملے اور طبی سہولیات پر جان بوجھ کر حملے کر کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے گئے فلسطینیوں پر تشدد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے کمیشن کو اسرائیل مخالف قرار دیتے ہوئے اس کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق انسانی حقوق کے سربراہ اور کمیشن کے چیئرپرسن نے اسرائیل سے فوری طور پر غزہ میں طبی سہولیات کی تباہی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔